मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर घर से लेके हर इदारे, हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट पे, सप्लाई चेन पे, या जिसे परचेज भी कहा जाती है। एक घर से लेके एक इदारे, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मल्टीनेशनल कंपनी, हर एक जगह की ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। घर में नॉर्मली ये काम हमारी माएँ कर रही होती हैं और नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि जिस तरह बाजार में जाके वो निगोशिएट कर रही होती हैं दुकानदारों के साथ, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक बड़े इदारे की तरफ, और वहाँ के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। ये एक पूरा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में क्या इसकी एक्साइटमेंट्स हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन तमाम हवाले से आज हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान से। और मैं अपने मेहमान का आपको तारुफ कराता चलूँ। हमारे मेहमान तकरीबन पिछले 7-8 साल से एक लाइसेंस्ड 1 कैटेगरी के हॉस्पिटल में एज अ क्वालिटी मैनेजर इस वक्त सर्व कर रहे हैं, और इससे पहले ये वहाँ को सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट को लीड कर चुके हैं। इंपोर्ट में एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। इन तमाम हवाले से आज हम बात करेंगे अपने आज के गेस्ट जनाब कामरान हफीज़ साहब से। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी तशरीफ़ आवरी का और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं भी ये चाहता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस हेल्दी प्लेटफॉर्म से मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आप सबसे शेयर करूं, मतलब अपने व्यूअर्स से शेयर करूं, और ऐसे लोगों से शेयर करूं जो कि इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रोक्योरमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली हमारा तो ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम को पेपरा लीड कर रहा है, जो कि एक एब्रीविएशन यूज़ की जाती है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से आपने इनफैक्ट स्टार्ट किया कि हर घर की एक ज़रूरत है, डेली बेसिस पर, फिर मंथली बेसिस पर, और फिर ईयरली बेसिस पे। मैं इसको बड़े ही आसान तरीके से कोशिश करूँगा अपने जूनियर्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और हमारी यंग जनरेशन बेसिकली, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट हैं, प्रोक्योरमेंट का हिस्सा हैं, और पूरे साउथ रीजन के अंदर, and most of them are trying to do things very better at their best level in fact. So आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चाहूँगा प्रोक्योरमेंट को लेके चलूँ। तो प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होती है ख़रीदारी से। आसान अल्फाज में हम इसको ख़रीदारी बोलते हैं, और इसका स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ पर हम लोग घर में डेली बेसिस के ऊपर, जिसको हम प्रोक्योरमेंट में अगर उसकी नॉर्म्स को यूज़ करूँ तो मैं उसको बोलता हूँ पैटी परचेज, जी, पैटी परचेज या एलपी बोला जाता है, लोकल परचेज बोला जाता है। और ये वहाँ से स्टार्ट होता है कि जब आप आते हैं और आने के बाद आप देखते हैं और ऑफिस में आके देखते हैं कि एक लाइट ख़राब हुई हुई है, या आप किसी ओटी में आते हैं या किसी अपने ऑफिस में आते हैं, और मेरा एक टेक्निकल मेंबर जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, और वो ये चाहता है कि आके देखता है कि यार ये लाइट जो है ये ख़राब हो रही है या इसकी एफिकेसी में फ़र्क आ रहा है, वो एक एप्लीकेशन लिखता है और कहता है कि मुझे इसको ठीक करवा के दीजिए। अब कहानी वहीं से स्टार्ट हुई जहाँ से हमने बात शुरू की। वो ये थी कि उसके अंदर हमने एक प्लान बनाया कि हमने ख़रीदारी करनी है। उसमें ख़रीदारी के अंदर हमने ये प्लान किया कि हमने इसको चीज़ें नोट डाउन की, टर्न अराउंड टाइम बनाया, बजट बनाया। ये मेरा एक डोमेस्टिक लेवल पर होता है। फिर मैं इसको कहता हूँ अच्छा मैं इसको जो हमारी माएँ करती हैं घर में, उसके बाद फिर मैं इसको कहता हूँ अच्छा मंथली बेसिस पे हमने कुछ करना है। वो हमारा ग्रॉसरी होता है, हमारे अदर देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उनको हमने एक बजटिंग करनी होती है और उसको हमने एक टाइम फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। सो दीज आर द थिंग्स will also apply on the PEPRA on the huge manner in the PEPRA having a very meaningful word in fact. Because of that, every person is associated with this is connecting chain, because ये नॉर्म्स यूज़ की जाती है पेपरा की, प्रोक्योरमेंट की, वो यूज़ की जाती है कि इसको ये कहा जाता है ये बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जैक्टली। और ये एक ऐसा प्रोक्योरमेंट टीम जो होती है, बेसिकली जहाँ से ये स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारे जो प्रोक्योरमेंट के लोग हैं उनको वो किस हद तक ओरिएंटेड है। हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है या हम लोग जो समझते हैं पीपल आर सफरिंग कि यार प्रोक्योरमेंट को कैसे डील करेंगे, क्या लाइबिलिटी होगी, किस तरह होगा। बेसिकली प्रोक्योरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ। वो ये है कि प्रोक्योरमेंट एक एग्जीक्यूशन एजेंसी है। इनके पास अपनी इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ये किसी किस्म की कोई इनके पास ऐसी कोई, इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये
प्रोक्योरमेंट विल वर्क एज अ ब्रिज। ये एंड यूजर से लेके और एंड तक जो वेंडर है फर्म, उसके दरमियान में एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। इस ब्रिज के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखनी है। यू कैन से दिस प्रोक्योरमेंट विल वर्क जस्ट लाइक अ railway track. Exactly. On the either side, the firm will provide the services. On the either side, the end user and the procurement and the requirement things will work. Either side, जो procurement side पे है वहाँ पे budgeting भी होगी। तो इस चीज़ को लेके चलना, procurement का काम ये सिर्फ procurement करना नहीं होती है। बेसिकली ये होता है जब ये हम इसको हॉस्पिटल के लेवल पे देखते हैं तो हॉस्पिटल के लेवल पे बहुत सेंसिटिव चीज़ें आ जाती हैं, इन अ सेंस आ जाती है कि हमने टाइम को सिक्योर करना है। हमने किसी मैं एक चीज़ यहाँ अपने नाजरीन के लिए ऐड करता चलूँ कि ज़्यादातर अभी जो टर्म्स बोली जा रही हैं वो एक, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि कामरान साहब का जो ताल्लुक़ है वो एक हॉस्पिटल से है, तो जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी वो भी हॉस्पिटल की प्रोक्योरमेंट के हवाले से। ज़ाहिर है उनका जो जिस इन्वायरमेंट में बंदा रहता है फिर बंदा उसी तरह की एग्जांपल्स देता है और वो तमाम चीज़ें करता है। तो जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जितने भी, और इवन जो मेरी फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, तो इनके लिए भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जी सर। हाँ जी। अच्छा, होता ये है कि हमारे पास जो हमने जहाँ से लेके चलना होता है उसमें जो पहली बात है वो ये है कि प्रोक्योरमेंट में जो चीज़ मेन चीज़ जो की रोल प्ले करती है वो की रोल प्ले करती है आपकी प्रोक्योरमेंट लीडरशिप। जो प्रोक्योरमेंट लीडरशिप है उस प्रोक्योरमेंट लीडरशिप के अंदर जो है वो जो चीज़ मेन जो एक बड़ा की फैक्टर रोल प्ले करता है वो करता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। एग्जैक्टली आपको एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी के साथ एक डेयरिंग पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी है आपके साथ। और दूसरा ये है कि आपका इंटरेस्ट हो, आप सर्व करना चाहते हो। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें बहुत सी चीज़ें देखने में आई, मेरे एक्सपीरियंस में देखने में आई, बहुत से टाइम ऐसे भी गुजरे कि आपकी फैमिली टाइम भी डिस्टर्ब होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपको हॉस्पिटल, क्योंकि बड़ा हाई रिस्क एरियाज और आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ क्रूशियल किस्म की जॉब है। एग्जैक्टली, वहाँ पे कम्युनिटी आपको वहाँ पर टाइम बाउंड नहीं होता समटाइम्स। लेकिन जो हमने देखना होता है वो प्रोक्योरमेंट वालों ने ये देखना होता है कि जो टीम डिज़ाइन की गई है, जिसको बनाया जा रहा है, उसको सबसे पहले हम प्रोक्योरमेंट प्लान के साथ उसको हम लोग प्रोक्योरमेंट प्लान के साथ हम उनको ओरिएंटेड करें, उनको अपना प्लान बताएं कि हम जैसे जिस तरह वही बात वहीं पर आ जाती है। जैसे हम लोग डोमेस्टिक में गए थे, हम मंथली पे गए थे तो हमने ग्रॉसरी की लिस्ट बनाई, चीज़ों की लिस्ट बनाई। बिल्कुल। तो सेम लाइक दैट हमने हॉस्पिटल की एक लिस्ट बनाई अलॉन्ग विद द अवेलेबल बजट, along with the availability of the budget and account officer, along with the availability of the end user. उनकी क्या requirements हैं? The person who will use these things, in fact. Exactly. Along then, and the availability of the presence of the biomedical engineer as well. The technical person, you can say that. The technical person will create all the specs according to the need of the end user, in fact. And the procurement team will work as a bridge to provide these things in the transparent manner and will be bound to provide all these things till the creation of the demand and till the creation of the installation and the clearance of the budget or as well the clearance of the audit as well. अकॉर्डिंग टू पेपरा रूल्स। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पेपरा को दोबारा एक तो उसकी फुल फॉर्म बता दें। अभी आपने वैसे बताई थी, ज़रा उसको डिटेल में बता दें और एक बेसिक आइडिया दे दें कि पेपरा क्या है और पेपरा रूल्स क्या हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इससे पहले परचेज मैनुअल होता था और परचेज मैनुअल के बाद चीज़ें बड़ी मॉडिफाई हुई और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इस्टेब्लिश किया। बेसिकली इसका काम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करना है। चीज़ों को ट्रांसपेरेंट इन द सेंस मैंने पहले भी ये बात आपसे शेयर की, वो ये शेयर की थी कि आप अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े होकर देखें तो थ्रू आउट द वे आपको पूरी का पूरा ट्रैक नज़र आता है। एग्जैक्टली। तो पेपरा विल वर्क जस्ट लाइक दिस कि जो प्रोक्योरमेंट के लोग होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि आपने जहाँ से क्रिएशन ऑफ डिमांड स्टार्ट होती है, जहाँ से वो बात आई कि जहाँ से एंड यूज़र आए, कोई कंसल्टेंट आए, कोई साहिब आए, कोई फैसिलिटी मैनेजर आए, कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा आ जाए, उन्होंने आके देखा और ये चीज़ उन्होंने कहा कि मुझे ये बनवानी है, ये मुझे चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले उसको उसकी रीज़न बताई और उसके बाद उसने वो टेक्निकल टीम को बुलाया। वो टेक्निकल टीम ने उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसकी स्पेक्स बनाई और उसके बाद उन्होंने हमें सबमिट कर दी। हमने
जो बिकॉज प्रोक्योरमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट ये एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ और ये लिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. समटाइम्स in Pakistan you can say that the PEPRA procurement department and associated with the finance department and sometimes associated with the stores, sometimes associated with the supply chain, sometimes will work as a independent identity. So procurement को हमने इस तरह से अब लेके चलना है कि पेपरा जो है ना वो हमारे पास एक ऐसा हमारे पास TOR है, इनफैक्ट टर्म ऑफ रेफरेंसेस है जिसके ऊपर आपने अपने आप को सिक्योर करते हुए, टर्न अराउंड टाइम को देखते हुए, टाइम लिमिट्स को देखते हुए और बजट को देखते हुए, बिकॉज ये वो पैसा होता है जो कि कॉमन कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होता है और ये वो पैसा होता है जो टैक्सेस से कलेक्ट करके लिया जाता है. पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है. जो प्रोक्योरमेंट टीम जो डेवलप की जाती है, दे शुड बी वेल ओरिएंटेड and they should be well mannered. Even then they have a good capability to face all these things. Regarding all the procurement activities, in fact, I must say that कि जो procurement के लोग हों उन लोगों को एक well mannered, well dressed, उनको बहुत अच्छे मिजाज का होना जरूरी है. तो ये भी ये हम इसको एग्जैक्टली क्योंकि आप एक जगह पर सिर्फ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप एक जगह पर एक हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या किसी भी बड़े अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जाहिर है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं और हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स. डायरेक्टली किसी जगह पे किसी फैसिलिटी सेंटर में नहीं जाना. एग्जैक्टली उन्होंने सिर्फ प्रोक्योरमेंट टीम या सप्लाई चेन के हेड को मिलना है या सप्लाई चेन टीम को मिलना है. तो आपके पास एक बहुत अच्छे मिजाज के लोग और आपका अच्छा मिजाज होना जरूरी है. टेम्परामेंट बड़ा डिपेंड करता है. और अच्छा कामरान साहब, टेम्परामेंट से बात करेंगे. इस आप प्रोफेशन में बाय चॉइस आए या बस किस्मत ले आए? तो इसमें टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं पर्सनली विलिंग था, बिकॉज जो रेसिंग हॉर्स है वो आज भी है और वो होने भी चाहिए. और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी एक्साइटमेंट और बड़ी प्रोडक्टिव जगह है ये प्रोक्योरमेंट जो है, बिकॉज कि इसके अंदर आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं और विद टाइम फ्रेम मिलते हैं. कि जो LPI या पैटी परचेज है ना, ये इमरजेंसी परचेज भी कहा जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है. और हमारे ICUs की और हमारी ERs की जितनी भी क्यूरीज है ना, उनको हमने विद इन टाइम फ्रेम करना होता है. और प्रोक्योरमेंट लीडर या प्रोक्योरमेंट टीम का काम यही होता है कि वो जो होते हैं ना वो हर टाइम एक रेसिंग हॉर्स की तरह काम कर रहे हैं. और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल लेवल पे क्योंकि ये हर वक्त इमरजेंसी कोई भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. और वो इस तरह का कि उसमें आप ये नहीं कर सकते यार अभी मैं घर पे हूँ, ये सुबह देख लेंगे या कल देख लेंगे. उसमें ये नहीं है कि आपको ऑयल चाहिए कि चीनी चाहिए तो चले जी चाय आज नहीं पीते कल पी लेंगे. तो जब भी कोई हॉस्पिटल में इस तरह का पेशेंट आया हुआ है और अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो उस वक्त उसकी ज़रूरत है वो अवेलेबल नहीं है तो डैट विल बी अ मेजर फैक्टर. अभी हमारे सामने एक ये वाकया गुजरा है निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का. देखें जिसकी भी गलती है जिसकी भी कोताही है, जाहिर है किसी भी वाकये के रूनुमा होने में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. उसमें ठीक है डॉक्टर्स की भी किसी हद तक कोताही होगी, हर चीज़ डॉक्टर्स पे भी नहीं डाली जा सकती. उसमें जाहिर है मैनेजमेंट की भी कोई कोताही होगी. उसमें जाहिर है जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर भी कोई इस तरह के मामलात होंगे. तो हर बहुत सारी चीज़ें मिलके वो एक जो है ना इंसिडेंट होता है और उसके बाद फिर जो है ना वो सारी जिम्मेदारी उसको एब्जॉर्ब करना, उसको लेना, जिस तरह भी मामला चल रहे हैं. वैसे इस हवाले से आपकी क्या क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी इसमें गुजारिश ये है कि ना ये जहाँ पर देखा ये जाता है कि चीज़ें मैनेजमेंट लेवल पर होती हैं एंड यूजर जो टेक्निकल पर्सन होता है, जो फैकल्टी जो कि टीचिंग फैकल्टी होती है या जो कि होता है या एंड यूज़र हम कह लें प्रोफेसर लेवल पर होते हैं, वो मैक्सिमम लेवल पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं ना उनको वो यूटिलाइज कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और ये एक इंसिडेंट के तौर पर तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के तौर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कंसल्टेंट हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या जो वहाँ PGs हैं जो वहाँ सर्व कर रहे हैं, they have owned their family in fact. Yes. And they are, in addition to all these services, they are willing to serve the community in fact. Yes. So this is the point कि positively बात यही है कि ये it's just it should be considered just like an incident.
ये ऐसा नहीं था कि इसको बाय चॉइस किया गया, जानबूझ के किया गया। एग्जैक्टली। सो मैनेजमेंट गिल्टी नहीं है इसको, और हर जगह पे बेहतरी की गुंजाइश होती है, और ऑल ऑफ सडन ऐसी चीज़ें, ट्रॉमा ऐसा हो सकता है, और हॉस्पिटल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वहाँ पर ऐसा होता है, और जहाँ पर लोड ज़्यादा हो, नंबर ऑफ पेशेंट, टर्नओवर ज़्यादा हो, ये फैक्टर बड़ा मैटर करता है। जाहिर है, देखें अगर आप जैसे अभी आप बजट की बात की, अगर आप तैयार हैं 10 पेशेंट्स के लिए सपोज, अब उस जगह पे 15 पेशेंट्स आ रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। और एक और चीज़ जो मैं चलें इसी से बात करें, हाईलाइट करना चाहूँगा कि ठीक है जी, एक इंसिडेंट हुआ, ज़ाहिर में जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत से लोगों की थोड़ी थोड़ी मिलके गलतियाँ, एक बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हो गया। बट ऑल ऑफ अ सडन उसके बाद तमाम लोगों को फारिग कर देना, और वो डिपार्टमेंट बिल्कुल ही वो बट्ठा बैठ जाना, मतलब देखें पेशेंट तो डायलिसिस वाला आ रहा है ना, और वो बड़ा क्रूशियल पेशेंट है, कोई बुखार पेशेंट होता है, ठीक है, वो कोई बुखार का तो है नहीं कि वो किसी और जगह पे जाके कर लेगा, और एक बड़ा ही एक्सपेंसिव किस्म का ये एक प्रोसीजर है जो डायलिसिस का प्रोसीजर है। तो ऑल ऑफ अ सडन सबको ख़त्म कर देना, और वो बेचारे सारे सफ़र कर रहे हैं। आई गेस ठीक है जी, आप उसकी कार्रवाई जो भी आपका जो लीगल है, वो ज़ाहिर लीगल मैटर्स जो लीगल टीम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देखती है, उनको इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी की गलती है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो सज़ा बनती है वो भी देनी चाहिए, बट आई गेस के लोगों को काम तो करने देना चाहिए। फाइन इन फैक्ट, यस, आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज during the stay in the hospital industry, I have many experiences like these kind of incidents. So this is the best way to treat the people, to guide the people in fact, or to punish the people in the way to find them. Exactly. तो ज़ाहिर है जिसका 20 साल का, 25 साल का, 15 साल का जिस प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है, आप उसको बिल्कुल एक मिनट में उसमें एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि रिप्लेसमेंट किया आपके पास, एक रिप्लेसमेंट, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिटी। अब हमारी कम्युनिटी जो बेचारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कि बाहर डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके डिस्पोजेबल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके डायलेटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन देन जो सर्विसेज उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, उसकी मेडिकेशन होती है, उसकी प्रिपरेशन होती है, इवन देन पोस्ट ऑप केयर होती है, वो सारी की सारी एक हॉस्पिटल अगर सर्विसेज दे रहा है, वो ऑल ऑफ सडन अगर हम शट डाउन कर देते हैं, तो सिर्फ वो लोग सफ़र नहीं होंगे जिनको आपने प्लान किया कि होल्ड करा दिया, या उनको उनकी सर्विसेज को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। नो, पेशेंट भी साथ में सफर, पेशेंट, मेन चीज़ पेशेंट सफ़र होगा। हाँ जी नाजरीन, ऐसा बेहतरीन और एक्साइटेड क्वेश्चंस का सिलसिला अपने आज के मेहमान जनाब कामरान हफीज़ साहब के साथ जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अपने आज के मेहमान मिस्टर इमरान हफीज़ साहब से दोबारा अपनी आज की गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा हमारा एक फॉर्मेट है प्रोग्राम का, उसमें थोड़े से हम लाइट क्वेश्चन कर दिए, बहुत हमने प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन और बड़े खुश सवाल कर लिए। तो फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? जैसे आप बताएं, बड़ी कंप्रोमाइजिंग सी बंदे की जॉब होती है, हर वक्त एक सर पे तलवार लटकती रहती है, कभी भी कॉल आ सकती है, तो उस सूरत में ज़ाहिर है आप घर तो जाते होंगे बच्चों के साथ, किस तरह रिलैक्स करते हैं? मैं अपने बच्चों के साथ कोशिश करता हूँ फैमिली टाइम अपने बच्चों को दूँ। उसके बाद मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं उनके साथ अब कोशिश करता हूँ। बच्चे कितने हैं माशाल्लाह आपके? मेरी माशाल्लाह 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और शादी एक ही है? शादी एक ही है। तो एक तक ही अभी तक? एक ही मेरे ख्याल में अलाउ तो की गई है, 4 की इजाज़त तो है, लेकिन इसमें बड़ा पॉलिटिकल सा जवाब जो हर बंदा देता है, और वो यही है कि जो चीज़ें हैं वो ये आ जाती हैं कि आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो वो फिर आप कर सकते हैं। और आजकल के जो हालात हैं वो एक पर ही आपको कंप्रोमाइज होना पड़ेगा। डील करता है, लेकिन हालात इजाज़त नहीं दे रहे। ये जनाब सुन लें, अगर इनकी मिसेज सुन रही है कि इनके हालात अगर अच्छे हो गए तो फिर काम करा। असल में ये कहना चाह रहा हूँ घरेलू हालात। अच्छा, घरेलू हालात, फाइनेंशियली के साथ साथ आपको घरेलू हालात भी इजाज़त दे दो। अच्छा चलें। अच्छा, सियासत से लगाव है? हाँ जी बिल्कुल है। करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं उसमें
आप जब हम लोग बिल्कुल इसको सियासत या पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी जो है ना, वो डेमोक्रेसी एक बड़ा मीनिंगफुल लफ्ज़ है। उसके अंदर डेमोक्रेसी से जो स्टार्ट होता है ना, वो मेरे आप अपने आप से स्टार्ट होता है कि मैं खुद अपने कंट्री के लिए क्या रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर आप रोल प्ले पॉजिटिव कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ें चूज़ करेंगे। एग्जैक्टली। और जब पॉजिटिव चीज़ें चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसी लोगों को आगे लाना चाहेंगे थ्रू द इलेक्शन और डेमोक्रेसी, कि जो लोग आके मुल्क के लिए और आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें को लेकर आए आगे। अच्छा कामरान साहब, मैं अगर आपसे एक हमारा क्वेश्चन ये भी है कि डिफरेंट जो हमारे लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो मैं एक एक करके इनका नाम लेता जाऊंगा। आपने बताना कि अगर ये पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते। श्योर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी। क्या होते अगर एक बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड होते हैं, जागीरदार होते वो ऑलरेडी भी है मेरे ख्याल में। और वो उस पे उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है, बहुत अच्छी ग्रिप है। और उनके जो उसी बेसिस के ऊपर ही उन्होंने अपने आप को, अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा ही रिव्यू करके और पॉलिश किया और एनहेंस किया और सियासत में आ गया, जिसका उन्होंने उसको फ़ायदा भी मिला। इनफैक्ट नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े ही टैलेंटेड और बड़े ही नपे तोले बड़ा सोच के और बड़ा जो चीज़ लीडरशिप के अंदर जो चीज़ एक की रोल प्ले करती है वो करती है पेशेंस। यस, वो कूट के बराबर उनके मिजाज में, उनकी पर्सनालिटी का ये खूबसूरत अंसर है। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ also a very good administrator as well. मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहबा she is doing good things, positive things, और जो कि हमारे पंजाब के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। और उसको क्या होता है एज अ मेंबर, बात भी वही आ जाती है कि मैं बीइंग अ सिटीज़न और मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया एज अ कॉमन मैन। मैं मैडम को, मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करता हूँ जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ के साथ ज़रूर मैं उनसे वो करूँगा कि जो कि वो ये है कि पब्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, सर्विसेज की ज़रूरत है। सर्विसेज होंगी तो पब्लिकेशंस खुद ही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्या होती हैं? सवाल ये है कि अगर वो इस वक्त सीएम पंजाब ना होती तो क्या होती? कौन सा प्रोफेशन था जो उन पर बड़ा सूट करता उनकी पर्सनैलिटी पे? उससे पहले वो एक अच्छी मदर थी और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छी थी। और उसमें अच्छा, मदर से ज़्यादा वैसे वो नानी अम्मा बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, मदर से भी एक लेवल ऊपर वो सीनियरिटी आ जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब हमारे नेशनल हीरो हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। और जो उनकी आइडेंटिटी थी, हम लोगों ने जब से होश संभाला, हमने उनको एज अ हीरो और नेशनल हीरो के तौर पे हम उसको जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। Exactly. और उनकी सर्विसेज को सब जानते हैं। डेफिनेटली अब क्योंकि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, डिस्कशन में ज़रूर आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ रूलर्स या हुकूमत का हिस्सा वो होते हैं जो ऑलरेडी हुकूमत का पार्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो जब थे, जो उन्होंने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स वो कर सकते थे उन्होंने वो किया, और जो उस वक्त की डिमांड थी शायद वो उनको बेहतर लगा वो उन्होंने किया है। सही, ज़बरदस्त। घर की बात हो रही थी, खाना पकाते हैं, खुद शौक है खाना पकाने का या बस आगे पड़ा हुआ मिल जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं किचन में भी जाके अपनी फैमिली के साथ, अपनी मिसेस के साथ, इवन दैन अगर मेरी बहनें आई हुई हो, हम फैमिली गेट टुगेदर हो, मुझे खुशी होती है कि मैं उनको सर्व करूं। और प्रिपरेशन में मेरा काम होता है कि ज़्यादा मैं प्रिपरेशन। देसी खाना पसंद करते हैं या आजकल जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर इस तरह की चीज़ें? नहीं, देसी खाना, आई लव देसी फूड्स। इनफैक्ट उनकी फेवरेट डिश क्या है आपकी? फेवरेट डिश वाह ज़बरदस्त। इसमें तो बहुत ज़बरदस्त चॉइस है, और मेरे पास तो बहुत ज़बरदस्त चॉइसेस हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जो है ना, वो अगर कीमा मटर मिल जाए तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट चॉइस। कीमा शिमला मिर्च बहुत बेस्ट चॉइस। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, बात करेंगे दोबारा प्रोक्योरमेंट की। देखें, एक बच्चा है, एक यंग किड है, वो प्रोक्योरमेंट मैनेजर बनना चाह रहा है, वो प्रोक्योरमेंट को एज अ प्रोफेशन लेना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या आपकी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो और वो मोटिवेट हो कि यार हाँ यार, जैसे कहते हैं जी MBBS करना है जी, इंजीनियर बनना है जी। देखें, ये ग्लोरीफाई कर दिया गया इन प्रोफेशंस को। इस तरह प्रोक्योरमेंट देखा जाए तो उतना ग्लोरीफाइड नहीं है। तो कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे एक बच्चा फैसला करेगा यार मैंने इसको एज अ करियर लेना है? वो ज़रा मोटिवेट कीजिएगा हमारी यंग जनरेशन को। हाँ जी, ज़रूर, मुझे खुशी होगी। गुजारिश ये है कि
जो पर्सनैलिटी है, पहली तो बात ये है कि आपकी वो तो हर मेरे ख्याल में प्रोफेशन ग्रूमिंग तो हर जो है ना वो अब कुछ चीज़ें आती हैं कि अपने ऊपर मेहनत करने वाली होती है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका मिजाज ऐसा लगता है और आप समझते हैं कि यार मैं सर्व करना चाहता हूँ कम्युनिटी को और मैं चैलेंजेस को, आपका मिजाज ये है कि आप ना चीज़ों को टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहते हैं, बजट के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें लेके चलते हैं, आपको कुछ मिजाज ऐसा है तो फिर आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। अच्छा, इसका प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और आपकी इस सब्जेक्ट पर ग्रिप बढ़ती जाती है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ भी बढ़ती जाती है। आप कहीं पर एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं, जैसे कि पेपर आपको अलाउ करता है कि आप एज अ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं, आप नेशनल वाइड भी दे सकते हैं, इंटरनेशनली भी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जैसे कि आजकल का सिस्टम है। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो आपको साथ चलती है वो चीज़ें चलती हैं कि आप एक अच्छे परचेजर भी बन जाते हैं, आप घर की चीज़ें भी अच्छी ले सकते हैं। एग्जैक्टली और साथ में ऐसा भी होता है इन द लॉन्ग रन, आप ये समझते हैं कि जब आपको डॉक्यूमेंटेशन की टर्मिनोलॉजी से आप गुजरते हैं तो आप ये समझते हैं कि यार अगर मुझे इतने इनफ रिसोर्सेज मिल जाए तो मैं एक इंडिपेंडेंटली फर्म भी बना सकता हूँ। आप एक अच्छा अपना सिस्टम, एक अच्छा बिजनेस भी आप बना सकते हैं। क्यों कि ड्यूरिंग दैट प्रोक्योरमेंट आपको ये बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू होने होते हैं, उस गो थ्रू के एक्सपीरियंस के अंदर आपको ये चीज़ें बड़ी वैल्यू देती हैं और आपको बड़ा ही मज़ा देती हैं। इवन देन आपको उस एक्सपीरियंस की वजह से आपका ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं व्हाई नॉट कि मैं अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करूँ। एग्जैक्टली अदर देन जो एक लेमैन होता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और साथ में ये चीज़, ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट करनी, जो प्रोक्योरमेंट की टीम के लोग होते हैं वो सप्लाई चेन में भी सेट हो सकते हैं, वो स्टोर्स में भी सेट हो सकते हैं, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी सेट हो सकते हैं, इवन देन लॉजिस्टिक्स में भी सेट हो सकते हैं। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, तो बेसिकली ये सारे सिस्टर कंसर्न्स डिपार्टमेंट के एग्जैक्टली अब आप इंडिपेंडेंटली फर्म भी रन कर सकते हैं। उसके बाद साथ में आप अगर चाहें तो आप प्रोक्योरमेंट का हिस्सा भी बन जाए। आप चाहते हैं कि मैं लॉजिस्टिक का बनना चाहता हूँ, अब ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट यूज हो रही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो प्रोक्योरमेंट है। और मज़े की बात ये है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि घर से लेके बिजनेस तक जैसे भी बात हो रही थी, अब देखें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं इंजीनियर्स की ज़्यादा डिमांड है, कहीं डॉक्टर्स की कहीं डिमांड है, कहीं एडवोकेट्स की डिमांड है, बट ये परचेज या प्रोक्योरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर डिपार्टमेंट, हर जगह की मेरे ख्याल में बैकबोन है। मतलब इसके अलावा तो किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इवन आपके अपने घर का भी अगर आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे तो वो भी सारा ख़राब हो। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जो बच्चे अभी मतलब बैचलर्स में हैं या अपना इंटर का पास कर रहे हैं तो आई गेस MBA सप्लाई चेन, MBA इस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं जिनको करके वो अपनी इस प्रोफेशन को। अच्छा देखें, जैसे हमने पॉजिटिव्स की बात की कि जी घर से लेके अपने बिजनेस तक हर जगह पे इसका रोल है, तो ज़ाहिर है इसके चैलेंजेस भी कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया हॉस्पिटल लेवल पे, या ओवरऑल अगर हम इस प्रोफेशन की बात करें तो क्या चैलेंजेस हैं? मार्केट के सैचुरेशन ज़्यादा है, या नॉन प्रोफेशनल लोग वहाँ अपॉइंट कर दिए जाते हैं, या सैलरीज़ का मसला है? तो क्या समझते हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं? इसमें जो चीज़ बेसिकली है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो है, जहाँ पे हम लैकिंग हमारी है वो है ओरिएंटेशन की। हमारे जो स्टाफ ओरिएंटेशन है, जो हमारे टीम मेंबर बनने जा रहा होता है, उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग, उसकी रिफ्रेशर कोर्सेज, उसकी ओरिएंटेशन वो होना ज़रूरी है। क्योंकि और दूसरी बात ये यहाँ पर जो मैंने देखा वो ये चीज़ देखी, बड़ी क्लोजली देखी कि ट्रांसफ़र्स, अनड्यू ट्रांसफ़र्स, डेपुटेशंस, प्रमोशंस, और ट्रांसफ़र बड़ा की रोल प्ले करता है कि एम्प्लॉय की प्रमोशन हो जाती है, वो उसको लाइक से वो टीम लीडर होता है, उसको प्रमोट करके मैनेजर बना के उसको आगे प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल वहाँ पे जगह उसकी वहाँ पे बहुत ज़रूरत की होती है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें मैंने समझी हैं और मैं ये चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्रोफेशन को, अब इसके अंदर बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक जो है ना एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होना शुरू हो गई है, वो हो गई कस्टम की, इम्पोर्ट्स की। वो मैं उसको ज़रूर ट्रिगर करूँगा और मैं ज़रूर चाहूँगा कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आप चाहें अपनी स्पेशलिटी को इन्हेंस करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं और कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, इवन देन आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कस्टम्स के सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं आपको बड़े ईजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा। और फिर उसका प्लस पॉइंट क्या होगा कि आप एक दिन एक अच्छे इम्पोर्टर के तौर पर पाकिस्तान में जाने चाहेंगे।
और आप एक अच्छे एक्सपोर्टर के तौर पे जाने जाएंगे। यस, ये एक इसका जो की रोल है ना, वो इस प्रोक्योरमेंट के अदर देन आप जिस मर्जी प्रोफेशन में चले जाएं, आप कहीं भी आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगी, इतनी स्पेशलिटी नहीं है। अच्छा, जैसे अभी बात की इंपोर्ट की आप बात कर रहे थे, जाहिर है प्रोक्योरमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अभी आपने बताया कि पैटी कैश होता है, कोटेशन है, फिर मंथली है, ईयरली है। इसी तरह एक इंपोर्ट, जब भी कोई बड़ी चीज़ मंगवानी हो, कोई हाई लेवल पे चीज़ें जानी हो, तो वो इंपोर्ट प्रोसेस में जाते हैं। तो हमारे जो नाजरीन हमें व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उनको ये ज़रा बताएं कि इंपोर्ट प्रोसेस, एक हॉस्पिटल, ज़ाहिर आप एक हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, अब कोई उसने मेडिकल इक्विपमेंट बनवाना, कुछ भी यूज़र की चीज़ है, चले हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक मशीन सपोज सिटी स्कैन उन्होंने इंपोर्ट करनी है, तो इंपोर्ट के क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या चीज़ें आप लोग जो है ना वो देखते हैं और देन जाके वो मशीन आती है? वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी। मैं कोशिश करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको भी ज़रूर मैं एलैबोरेट करूँ। और उसमें होता ये है कि ये उस वक्त ज़रूरत होती है, इसको मैं इस तरह से कहूँ कि हम एक घर में रह रहे हैं, हम ये प्लान करते हैं यार एक नया रूम बनाना चाहिए इसी घर में। उस नए रूम के लिए मैं एक एक्सपेंशन मॉडल तैयार करता हूँ। उस एक्सपेंशन मॉडल के अंदर मैं कहता हूँ मुझे ये तो पहले चीज़ें 4 लगी हुई थी, अब मैं अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहता हूँ, एसी लगाने हैं, लाइटें लगाने हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। सो वी कैन से इन अ सेंस के हम एक्सपेंशंस की तरफ जब जाते हैं, अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए जब जाते हैं हम, और फॉर द कम्युनिटी, जब इन द लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है, तो फिर हम इसको गवर्नमेंट के पास या बजट डिपार्टमेंट के पास या फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट क्यूरी सबमिट करते हैं कि हम एक्सपेंशन करने के लिए जा रहे हैं, और हम उस एक्सपेंशन के अंदर इन द लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्ट हम कम्युनिटी को हम सर्व करना चाहते हैं। और उस कम्युनिटी की एग्जिस्टिंग जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फैसिलिटी भी ये चाहती है, फैसिलिटी केयर प्रोवाइडर प्लस जो कम्युनिटी है उसके पास जो हमारा नंबर ऑफ चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें ये मशीन, ये इक्विपमेंट, ये प्लांट हमें लेना है। अच्छा, उसके लिए वो क्या कहते हैं, उसकी एवेल्युएशन होती है। एवेल्युएशन किस तरह से होती है कि उसकी पहले मार्केट एवेल्युएशन होती है, क्योंकि जिसने उस इक्विपमेंट को, जिस फैसिलिटी ने, जिस हॉस्पिटल ने सबमिट किया होता है, उसने उसके ऊपर फोरकास्टिंग की होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ आईपीडी इतना था, ओपीडी इतना था, और उनके इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स थे जिसको ये ज़रूरत था, और हम नहीं कर सके, लेकिन अब हम आगे करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास एक नया रूम अवेलेबल है। सही है, ठीक है, तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं। हम उसको कैपिटल कॉस्ट वो होती है, जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। एग्जैक्टली। मैं उस कैपिटल कॉस्ट को पहले वो सबमिट करता हूँ कि रूम बनाना चाह रहा हूँ, पहले मैं रूम बनवाता हूँ, फिर उसके बाद मेरे पास सेकंड जो आता है वो आता है रेवेन्यू। इसको रेवेन्यू बजट भी कहा जाता है इन अ सेंस, समटाइम्स समवेयर ये इसलिए रेवेन्यू कहा जाता है कि ये इसको कमाऊ पूत भी कहा जाता है, ये कमा के भी देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल होते हैं और वो कम्युनिटी के साथ, आपकी फैसिलिटी सेंटर के साथ, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के साथ एज अ पार्ट मेंबर बनना चाहते हैं और वो सर्व करना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूरत नहीं है, हम पे करना चाहते हैं। तो दैट पेशेंट, दैट कम्युनिटी, वी कैन से द प्राइवेट पेशेंट्स। तो वो हम जब वो पे करते हैं तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, इस इक्विपमेंट की जो नाम है वो रेवेन्यू में चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हम जब अब वो रेवेन्यू कॉस्ट हम उसको सबमिट करते हैं, वो उसके बाद वो रेवेन्यू कॉस्ट देखने के बाद एक एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट है जो उसकी अप्रूवल देता है। एवेल्यूएशन करने के बाद वो हमें फिर गो अहेड देता है कि अब आप इसकी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद हम उसको प्रॉपरली, अगर ये इक्विपमेंट मोर देन 100 मिलियन पर है तो हम इसकी पहले प्री क्वालिफिकेशन करते हैं, लाइक से सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डिक एंजियो या कार्डिक बाईपास के जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, आपने जब उनको परचेज करना होता है तो हम उसकी पहले फर्म की एवेल्यूएशन करते हैं टू सेव द टाइम, टू सेव द मनी, टू सेव द मनी ऑफ द कम्युनिटी। इनफैक्ट वही जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि मैंने टैक्सेस से पैसे लिए थे, उस पैसे ने गवर्नमेंट ने मुझ पर ट्रस्ट किया, प्रोक्योरमेंट वालों पर ट्रस्ट किया, और प्रोक्योरमेंट वालों ने क्या किया कि राइट फ्रॉम द स्पेक्स, ज़रूरत से लेके इंस्टॉलेशन तक और ऑडिट तक एक पूरी की पूरी एक ट्रेन ट्रैक बिछाया जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। और वो आप यहाँ से, जहाँ से हमने क्रिएशन ऑफ द डिमांड थी वहाँ से लेके हमने ऑडिट तक उसको बिल्कुल सेव लेके चले। एग्जैक्टली। और सेव लेके चले कि इस तरह कि आपको दूर से नजर आ जाए कि ये चीज़ वहाँ से लेके जाई जा रही है। एग्जैक्टली। अब हमने क्या, उसकी अप्रूवल ली, उस प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द फर्म किया। उसके बाद जो फर्म्स हमारे उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को
वो क्राइटेरिया भी डिफाइन करना होता है प्रोक्योरमेंट टीम ने। इनफैक्ट ये पेपर आपको अलाउ करता है, ऑथराइज करता है कि आप अपना मेथोडोलॉजी खुद डेवलप करें। आपकी जो जो रिजर्वेशंस हैं रिगार्डिंग फर्म एंड द इक्विपमेंट, यू विल क्रिएट योर ओन मेथोडोलॉजी रिगार्डिंग द परचेज ऑफ सच एंड सच इक्विपमेंट। इनफैक्ट द अदर थिंग्स वो क्या होती है, वो उसके बाद आ जाती है टेंडर एडवर्टाइजमेंट। टेंडर एडवर्टाइजमेंट का एक प्रॉपर रूल, जो एक पेपर का 15 दिन का टाइम होता है, उसके बाद उसकी प्रॉपरली टेंडर ओपनिंग होती है। टेंडर ओपनिंग के बाद उसकी हम एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन के टीम जो हमने बनाई होती है, यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है जहाँ पर हम लोगों का जो लोग जिस वजह से लोग रिलेक्टेंट हैं कि हमने जब प्रोक्योरमेंट प्लान बनाया था, उस प्रोक्योरमेंट प्लान के अंदर जो मैंने टीम बनाई थी, उस टीम के अंदर मैंने ये पहले सारी क्यूरी मैंने उनसे डिस्कस करनी है कि मैंने ये इक्विपमेंट खरीदने, उस इक्विपमेंट खरीदने के अंदर मैंने ये इसकी ओपनिंग होगी, ये उसकी कॉस्ट है और इसका पर्पस ये है, हमने इस काम के लिए खरीदनी है। उसमें जो उसका टेक्निकल फैसिलिटी प्रोवाइडर होता है, जो उसका एंड यूजर होता है, जो उसका ईमानदार जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो उसकी प्रेजेंस में उसको ब्रीफ करता है बाकी सारी टीम को। उसके बाद फिर जो प्राइस वैल्यूएशन वाले होते हैं, उन्होंने प्राइस वैल्यूएशन लेनी होती है नेशनल वाइड भी, इंटरनेशनल वाइड भी, क्योंकि कॉस्टली इक्विपमेंट है। और उनके बाद उन्होंने इस चीज़ को देखने के बाद टैक्सेस की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट देनी होती है, वो हम टेंडर में दे देते हैं। फिर फंड जो प्री क्वालिफाइड होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, हम टेक्निकली उसको अप्रूव करते हैं। जो टेक्निकली अप्रूव हो जाती हैं उसको हम लोग अनाउंस करते हैं, पेपर पे पब्लिश करते हैं, ऑनलाइन साइट पे पब्लिश करते हैं टू क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग, ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि हम ग्रीवियंस देखते हैं। हमें जो पेपर की किसी की कोई रिजर्वेशन है, हम उसको एड्रेस करते हैं, ताकि जो नॉन रिस्पॉन्सिव हुआ है या जो कि इस गेम से आउट हुए हैं ड्यू टू सम रीज़न, उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको वेल एड्रेस करते हैं। उसका गवर्नमेंट ने पेपरा ने एक टाइम दिया हुआ है 10 दिन का, 15 दिन का टाइम होता है। हम उसके बाद फाइनेंशियल ओपनिंग होती है। फाइनेंशियल ओपनिंग के बाद हम जो लोएस्ट फर्म होती है उनसे हम लोग पीआई मांगते हैं, उसको हम परफॉर्मा इनवाइस, वो परफॉर्मा इनवाइस हमें सबमिट करती है। हम परफॉर्मा इनवाइस के साथ गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं कि हमने एडवांस पेमेंट चाहिए, हमने इक्विपमेंट को इंपोर्ट करना। और हमारा ये बैंक है जो बैंक हमारे साथ एज अ एलसी प्रोवाइडर, एज अ सालिस, एज अ ब्रिज कह लें, नेक्स्ट ब्रिज, एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमारे साथ काम करेगा। एज अ मिड टर्म हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमारे साथ काम करेगा। हम पीआई परफॉर्मा इनवाइस लगाते हैं, जो कि फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन करेंसी में पैसे होते हैं। साथ में हम जो बैंक के जो सर्विस चार्जेस होते हैं हम वो लगाते हैं कि वो ऑन बिहाफ ऑफ माई कंसाइनमेंट वो सर्विसेज देगा और गारंटी इंश्योर करेगा प्रिंसिपल को, मैन्युफैक्चरर को, कि आप वहां से डिस्पैच कर दें, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा मैं उस पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल हूँ। So this is the point। वो वहाँ से इंपोर्ट कर देता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर फिर कस्टम वाली बात आ जाती है जहाँ पर आपकी स्पेशलिटी शुरू होती है। पहले वीबोक होता था, पीएसडब्ल्यू आ गया, पाकिस्तान सिंगल विंडो क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने और चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर दिया। पहले वीबोक के ऊपर इंडिपेंडेंट होता था, लेकिन वीबोक के अंदर चीज़ें डिफरेंट वीबोक यूज़ करके लोग उसको नेगेटिव यूज़ कर लेते थे। चीज़ें मल्टीपल इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन वो एड्रेस नहीं हो पा रही थी, काउंट नहीं हो पा रही थी। अब पाकिस्तान सिंगल विंडो आ गया, उसमें चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हो गई। हर हॉस्पिटल का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंडिपेंडेंट सिंगल विंडो है, उसके थ्रू वो अपना इंपोर्ट की चीज़ें मंगवाते हैं। वारंटी, अंडर वारंटी, जितनी भी इंपोर्ट की चीज़ें होती हैं, पार्ट्स, एसेंशियल पार्ट्स, मेन कंपोनेंट्स, वो सब के सब वहीं से आते हैं। तो उसके साथ ही जैसे वो आते हैं, उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को हम जब आगे लेके चलते हैं तो उसमें होता ये है कि वो हम आगे कस्टम कहता है कि आप डायरेक्ट कंसाइनमेंट, मैं लाइक से आई एम फ्रॉम मुल्तान, मैं नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ यार ऑन माई बिहाफ आई जस्ट वांट टू अपॉइंट समवन। वहाँ पे एक कस्टम एजेंट होता है जो मेरी क्लियरिंग एजेंट, कस्टम एजेंट के तौर पे काम करता है, और वो वहाँ पर आपकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि ये वाकई जिन्होंने मंगवाया वो ट्रूली वो इसके यूज़र भी हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और बेसिकली ये कम्युनिटी के लिए यूज़ हो रहा है। तो उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि क्लियरिंग में टाइम कम लगता है, और डिफरेंट किस्म के गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं उससे आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है।
और उस एग्जामेशन के बाद आपको वो जब चीज़ आप तक पहुंचती है तो प्रोक्योरमेंट का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। प्रोक्योरमेंट का काम बेसिकली वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से हमने बात शुरू की थी। अभी उसकी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली जो डिमांड होती है, और इंस्टॉलेशन होती है। इंस्टॉलेशन के बाद जैसे ऑडिट आता है, ऑडिट के बाद प्रोक्योरमेंट वाले उस सारे बजट को जो आपने यूटिलाइज किया होता है, उस बजट की ईच एंड एवरीथिंग को आपने डिफाइन करना होता है, जस्टिफाई करना होता है इन फ्रंट ऑफ द ऑडिट। सो दिस इज द प्रोक्योरमेंट। और दूसरी साइड पे मैं इसको समराइज करूं, वो ये है कि ये आपने डिमांड की, लाइक से मैं इसको यूज से प्लीज, ये एक पेन है, ये मैंने डिमांड किया, और ये है लाइक से पियानो का पेन है, ये पेन एक मैंने डिमांड किया। अब मैंने इसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद मेरे पास जो पेन आना चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंटेड जो मैंने डिमांड किया था वो वही पेन आना चाहिए। एग्जैक्टली उसी कलर का आना चाहिए, जो उसी कलर का, उस स्टाइल का, उस साइज का, उस फंक्शन में उस तरह की उसकी राइटिंग हो, उस तरह की जो मेरी डिमांड थी ना उसके मुताबिक आनी चाहिए। एक सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट टीम का काम ये है। सो दिस इज़ द एलसी प्रोसेस। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, बड़े अच्छे तरीके से जो इंपोर्ट प्रोसेस था वो हमारे आज के गेस्ट जनाब कामरान साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है वो हमारी यंग जनरेशन और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो परचेज़ डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा यूज़फुल साबित होगा। इसी तरह नए प्रोग्राम में एक नए एक्साइटिंग मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।